हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी राइबोसोम को बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसे आगे पढ़ लिए थे, तो चलिए देखते हैं राइबोसोम को बारे में। राइबोसोम पहला पॉइंट है, राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतः पर द्रव्य जालिका के ऊपर यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहती है। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंग है। यानी कि जो राइबोसोम है ये एक दानेदार संरचना होती है। राइबोसोम एक दानेदार संरचना होती है जो अंतःपर द्रव्य जालिका के ऊपर स्थित होती है, ठीक है, और कोशिका द्रव में बिखरी पड़ी होती है। जो राइबोसोम है वो कोशिका द्रव में बिखरा यानी कि इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, और कोशिका में ये जो राइबोसोम है इसमें झिल्ली नहीं होता है, यानी कि झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम कोशिका विहीन यानी कि राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। और यह सबसे छोटी कोशिका अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है कौन? राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम है वो कोशिका के सबसे छोटा अंग होता है। उसके बाद है अगला पॉइंट, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में भी राइबोसोम मैसेंजर यानी कि RNA, उसके बाद mRNA यानी कि मैसेंजर RNA के धागे समान संरचना में बंधे होते हैं। कहने का मतलब है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम में जो mRNA है ये स्थित होता है, जो कि संदेश पहुंचाता है, यानी कि इस mRNA को मैसेंजर RNA भी कहा जाता है। और जो राइबोसोम है ये गुच्छे के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो राइबोसोम एक गुच्छे के रूप में पाया जाता है, और इसे पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? तो प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA दोनों से मिलकर बना होता है। तो पूछा जाएगा राइबोसोम किससे बना होता है? तो प्रोटीन तथा RNA से बना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। 70 राइबोसोम को कितने से सब यूनिट होते हैं? तो 70S राइबोसोम को दो सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। 30S तथा 50S, ठीक। इसी प्रकार 80 राइबोसोम यानी 80 पेयर्स वाला राइबोसोम के भी
दो सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। 40S और 60S होता है। उसके बाद कहता है राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन ने किया था। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में, कहाँ? पादप कोशिका में किया था, किंतु जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलाइडे द्वारा किया गया था। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का सर्वप्रथम, यानी कि पहली बार राइबोसोम का सर्वप्रथम नामकरण रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने किया था। किसने किया था? तो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने किया था। जबकि जो जंतु है, जंतु में राइबोसोम का खोज जी प्लाडे ने किया था। और राइबोसोम का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ने किया था। अगला पॉइंट है राइबोसोम के कार्य। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। कहने का मतलब जब राइबोसोम नहीं होगा तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करना संभव बात नहीं है, यानी कि नहीं होगा। इसका राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, इधर उधर नहीं ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, और आगे पढ़ते हैं। चलिए देख रहे हैं, अगला है गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी में पहला पॉइंट है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो गोल्जी बॉडी है यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है गोल्जी बॉडी। और कोशिका द्रव में भी गोल्जी बॉडी का आकार छड़ के समान होता है। किसके समान होता है? तो छड़ के समान होता है। पादप में, कहाँ? पादप में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। जो गोल्जी बॉडी है वो मुड़कर छड़ के समान बिखरे रहते हैं, उस संरचना को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट कहता है डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी के संरचना को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। सिस्टीन, छोटे ट्यूब्यूलस वेसिकल्स तथा बड़ी राजधानियाँ, यह 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, किसे बांटा है? तो गोल्जी बॉडी को बांटा है। आगे देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट है
सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने किया था। यानी कि गोल्जी बॉडी का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कैमिली यानी कि कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। तो जो गोल्जी बॉडी का खोज किया था वो इटली के एक डॉक्टर थे। और वह डॉक्टर पेशे से क्या थे? तो न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका से की थी। तो ये जो कैमिलो गोल्जी है वो गोल्जी बॉडी का खोज किए और ये गोल्जी बॉडी का तुलना किससे किए थे? तो तुलना मानव के तंत्रिका तंत्र से किए थे। गोल्जी बॉडी का तुलना किससे किए? तो तंत्रिका तंत्र से किए थे। उसके बाद है कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिका वत उपकरण रखा था। परंतु बाद के समय इसका नाम गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी रखा गया। यानी कि गोल्जी बॉडी ने जब इसे खोजा था तो इसे आंतरिक जालिका नाम रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट, गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी के प्रमुख कार्य, यानी कि गोल्जी बॉडी का क्या क्या काम है। पहला काम है यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि गोल्जी बॉडी यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग, संग्रह तथा स्रावन करता है। यह कोशिका का मुख्य स्रावन अंग है, यानी कि ऑर्गेन्स है। ठीक है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है यह एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण अंगक है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे बहुत सारे पदार्थ का स्रावन होता है, यानी कि उसमें से गोल्जी बॉडी में से निकलता है। और ये पैकेजिंग का भी काम करता है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग यानी कि सबको इकट्ठा करके पैक करने का काम करता है। कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। उसको संग्रहित भी करता है, यानी इकट्ठा करके रखता भी है, स्रावन भी करता है, यानी निकालता भी है। ये सब काम गोल्जी बॉडी का है। ठीक है। गोल्जी बॉडी का दूसरा काम है यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करती है। कहने का मतलब है कि जो कोशिका के अंग लाइसोसोम है उसके निर्माण में गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि एक शब्दों में है कि जो गोल्जी बॉडी है उसका निर्माण ही लाइसोसोम के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। कि जो कोशिका के अंदर में जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है वो कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी ही करता है। ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कोशिका द्रव। यह कोशिकीय द्रव की झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना होती है। तो जो लाइसोसोम है
यह एक प्रकार की झिल्लीदार संरचना है। झिल्लीदार का मतलब चारों ओर से झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। तो लाइसोसोम किस प्रकार की संरचना है? तो झिल्लीदार संरचना है। और ये लाइसोसोम है, ये थैली के आकार में होता है। किस आकार में होता है? तो थैली के आकार में। थैली का मतलब एक बैग सा जैसा, थैला सा जैसा रहता है। ठीक है, तो लाइसोसोम एक झिल्ली नामक संरचना, झिल्लीदार संरचना है और थैली के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? तो थैली के रूप में रहता है। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। एक जैसी बनी रहती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम, इसकी आकृति हमेशा एक जैसी रहती है। हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम पौधे की कोशिका के तुलना में राइबोसोम लाइसोसोम पौधे की कोशिका के तुलना में जंतु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो लाइसोसोम है वो पौधे की कोशिका में यानी कि प्लांट सेल में कम पाया जाता है, लेकिन जो जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है लाइसोसोम थैली के अंदर। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट एंजाइम बनाते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम है वो थैली के रूप में होता है और थैली के अंदर हर एक प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यानी कि जो लाइसोसोम है वो थैली नुमा है और वो थैली के अंदर हर एक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इन एंजाइमों में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि ये जो लाइसोसोम है एक थैली नुमा संरचना होती है, झिल्ली युक्त संरचना होती है। और लाइसोसोम एक थैली नुमा होता है, इसका आकार बदलते नहीं रहता है, स्थिर आकार रहता है। और इसी थैली नुमा में थैली के अंदर अनेक प्रकार के हाइड्रोलिक एंजाइम बनता है। और इस एंजाइम में इतना क्षमता होती है कि वह बाहर आने पर जो कोशिका द्रव में जितना भी जीवित जीव होता है वो सबको नष्ट कर सकता है। इतना इस हाइड्रोलिक एंजाइम का पावर होता है। ठीक है, जो सभी को नष्ट कर सकता है। इसी कारण से जो लाइसोसोम है उसे आत्महत्या यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में डी डुबे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डी डुबे के द्वारा किया गया। डी डुबे को इस कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में। कब? तो 1958 ईस्वी में लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने किया था। किसने किया? तो डी डुबे ने किया। इसी लाइसोसोम के कारण डी डुबे को 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डी डुबे किसका खोज किया था? तो लाइसोसोम का खोज किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का आत्मघाती थैली है और
लाइसोसोम का खोज 1958 ईस्वी में डी ड्यूवे ने किया, जिस कारण से डी ड्यूवे को 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लाइसोसोम से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम किस रूप में रहता है। तो लाइसोसोम एक थैली युक्त थैलीनुमा संरचना है, थैली के रूप में रहता है, ठीक है। और यह एक झिल्ली युक्त भी है। इसके अंदर हाइड्रोलिक कार्बो एंजाइम का भी निर्माण होता है। ये सब बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगला पॉइंट देखते हैं, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य, यानी कि लाइसोसोम का प्रमुख काम कौन कौन सा है, ठीक है। पहला काम है यह कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका द्रव को साफ रखता है। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। यानी कि जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। क्योंकि जो कोशिका के अंदर जितना भी कचरा रहता है, कचरा कहने का मतलब कोशिका के अंदर जितना भी टूटा फूटा पदार्थ, वेस्ट पदार्थ रहता है, उसको पचित कर, यानी कि उसको रिसाइकिल कर देता है, यानी कि सबको साफ कर देता है। कौन? लाइसोसोम सबको साफ कर देता है। और आवश्यकता पड़ने पर, ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर वो कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। कौन? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का दूसरा काम है, यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। ये लाइसोसोम है, ये कोशिका के विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। कहने का मतलब जो कोशिका है, वो कोशिका के अंदर जब तक लाइसोसोम रहेगा, कोशिका में कोई भी बीमारी होने नहीं देता है। या जीवाणु से हो, या विषाणु से हो, या सूक्ष्म जीव से हो, किसी भी प्रकार के संक्रमण होने नहीं देता है। कौन? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ते। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। यानी कि कहने का मतलब है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। यानी कि कहने का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आकृति एनी टाइम बदलते रहता है। यानी कि हर एक प्रकार के होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बदलते रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को परिवर्तनशील आकृति कहा जाता है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी कि जंतु कोशिका में जो कोशिका अंग होता है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी कि एनिमल का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस झिल्ली से बनी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है, यानी कि डबल झिल्ली। राइबोसोम में एक भी झिल्ली नहीं, लाइसोसोम में झिल्ली, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दोहरी झिल्ली से बना होता है, कि दोहरी झिल्ली से बना होता है, ठीक है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक उंगली जैसी उभरा निकला रहता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। और दोहरी झिल्ली से घिरे रहने के बाद इसके अंदर उंगलियों जैसा संरचना होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। और ये उंगली जैसी संरचना प्रोटीन, वसा सबको अवशोषित करता है। क्या करता है? तो अवशोषित करता है, ठीक है। तो क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 ही झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी एक झिल्ली से घिरी होती है। राइबोसोम घिरा ही नहीं होता है। लाइसोसोम थैलीन्यूमा होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आशा करता आप लोग ये सब समझ रहे होंगे। इसे आगे देखते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एमजी तथा सीए, आयन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें 70 एस प्रकार के होते हैं, यानी 705 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे घिरी होती है? तो आंतरिक झिल्ली से घिरी होती है, या आंतरिक झिल्ली से घिरी होती है जिसे मैट्रिक्स भरा होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके आंतरिक झिल्ली में क्या भरा होता है? तो मैट्रिक्स भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में क्या भरा होता है? तो मैट्रिक्स भरा होता है। और मैट्रिक्स में राइबोसोम, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? तो मैट्रिक्स में राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, एमजी मैग्नीशियम होता है, कार्बन होता है, आयन होता है, और बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? मैट्रिक्स में, ठीक है। और इसमें राइबोसोम में 705 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम इसमें कितने प्रकार के होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 705 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में कम होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी संख्या प्लांट सेल यानी कि पौधे की कोशिका में कम होती है तथा जंतु की कोशिका में काफ़ी अधिक होती है। कहने का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पौधे यानी कि प्लांट सेल में कम होता है, लेकिन जंतु यानी कि एनिमल सेल में ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिसर्च अल्टमैन ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया था, तथा इसका नामकरण बायोब्लास्ट रखा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ तो खोज के समय खोज तो अल्टमैन ने किया, लेकिन जब अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया उस समय उसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। लेकिन बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया, लेकिन अल्टमैन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा, बायोब्लास्ट रखा था। बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य। पहला में है कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया यही संपन्न होती है। तो कोशिका में जो शोषण होता है, जो कोशिका में जितना भी शोषण होता है वो सभी कोशिका में शोषण की प्रक्रिया यही यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है, तथा शोषण के दौरान निर्मित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा होती है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी जमा कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शोषण के दौरान एटीपी कहाँ जमा होता है? तो कहाँ निर्मित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला पॉइंट है एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि शोषण के दौरान एटीपी का निर्माण और जमाव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया था कि कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि कोशिका में शोषण
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में शोषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह बात सबसे पहले किसने बताया था? तो किंग सबरी ने बताया। किसने बताया? किंग सबरी ने बताया था। उसके बाद कोशिका का अगला कार्य है वार्तावरण। क्या है? वारवर्ग ने कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया था। यानी कि जो कोशिका में जो शोषण होता है उस एंजाइम का खोज भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही किया गया था। कोशिका में जो शोषण होता है तो जिस एंजाइम के माध्यम से शोषण होता है उस एंजाइम का भी खोज माइटोकॉन्ड्रिया में ही किया गया था। और किया किसने था? तो वारवर्ग ने किया था। किसने किया? वारवर्ग ने किया था। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसे आगे देखते हैं। इससे आगे है लवक यानी कि प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।